अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि चाइना स्टूडेंट वीज़ा लगवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पेश आती है, उन डॉक्यूमेंट्स को हमने कहां से टेस्ट करवाना होता है, उन डॉक्यूमेंट्स को हमने कहां से बनवाना होता है। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है और आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़ एनओसी दे रही हैं और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो जेआरई ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और एम्बेसीज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। वो बेचारे इतनी दूर से जेआरई ऑफिस में जाते हैं। जेआरई ऑफिस या तो इस्लामाबाद में है या फिर वो लाहौर में है या फिर कराची में है, बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर है। तो वो दूर से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके उनका जो है वो जेआरई ऑफिस वाले उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि जेआरई ऑफिस जाने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से पूरा कर लें जी। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमने कौन कौन से जो हैं वो लेके जाने हैं जेआरई ऑफिस में, ताकि वहां पर जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि हमने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो चाहिए हमें वहां पर जेआरई ऑफिस में जी। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको जेआरई ऑफिस की वेबसाइट पे या इन जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट वगैरह पे भी मिल जाएगा। ये जो स्टडी वीज़ा होता है आपका, इसे कहते हैं जी एक्स वीज़ा कहते हैं, ठीक है जी। ये टाइप है, डिफरेंट टाइप्स हैं चाइना में वीज़ा की। तो जो स्टूडेंट वीज़ा है उन्हें वो एक्स वीज़ा कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि जो आपके पास एक तो आपके पास X1 वीज़ा होता है, एक X2 वीज़ा होता है, ठीक है। तो जो एक्स वीज़ा है, एक्स वीज़े की आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है। तो वो कुछ होता है इसके अंदर कि अगर 180 डेज से ज़्यादा आपने चाइना के अंदर स्टे करना है तो X1 वीज़ा होता है। अगर आपने 180 डेज से कम वहाँ पर स्टे करना है तो फिर आपको जो वीज़ा वो X2 होता है, क्योंकि हमने 180 डेज से ज़्यादा करना होता है। हमारी डिग्रीज जो हैं वो 3-4 साल की होती हैं, तो इसलिए हमें जो है वो X1 वीज़ा की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपने क्या काम करना है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं उन्हें इस चीज़ का नहीं पता। वो क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें एनओसी मिलता है वो सीधा क्या करते हैं कि बस में बैठते हैं और वो जेआरई ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जेआरई ऑफिस का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन सिस्टम है। आपने सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वहां पर वो आपसे जो है वो आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे। जब वो आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेंगे उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे कि आप फलां दिन फलां तारीख को इतने बजे आप वहां पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो आजकल बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो फजूल में अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं उन दोस्तों से भी सजेस्ट करूंगा, उन्हें भी ये बात कहूंगा कि आप लोग जो हैं जिन्हें एनओसी अभी तक नहीं मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो जो हैं वो जेआरई ऑफिस में अप्लाई ना करें। क्योंकि फिर जो बाकी लोग हैं जिन्हें एनओसी मिली है उन्हें स्लॉट्स नहीं मिलती, उन्हें जगह नहीं मिलती वहाँ पर ऑनलाइन जब वो अप्लाई करते हैं उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सिर्फ उन लोगों की वजह से जिन्होंने ऐसे ही अप्लाई किया हुआ है, एनओसी उनके पास नहीं है, तो उन्हें जाके फ़ायदा भी नहीं होता। और जिनके पास एनओसी होती है उन्हें वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिली, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपने कन्फर्मेशन ऑफ ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन लेटर को कंफर्म करना है और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास फर्स्ट में फिल होनी चाहिए, ठीक है जी। ये आपने ऑनलाइन करना है, आपको जेआरई ऑफिस की वेबसाइट से मिल जाएगा। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहे हैं जी कि आपके पास जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जो पासपोर्ट है, अगर मैं आपको पासपोर्ट यहाँ पर जो है वो दिखा दूँ तो आपके पास ये पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट जो है इसके अंदर एक बात आपने देख लेनी है कि आपका जो पासपोर्ट है वो मैं आपको वैसे सजेस्ट करूंगा कि उसका जो है कम से कम 2 साल तो उसकी जो है ना एक्सपायरी डेट पड़ी हो। क्योंकि कुछ लोगों की जो एक्सपायरी डेट वो 6 माह या 7 माह पड़ी होगी, तो उन्हें वापस आना पड़ेगा, दोबारा से अपना जो पासपोर्ट है उसे रीन्यू करवाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आपका जो पासपोर्ट है वो जो है वो उसकी 2 साल कोई एक्सपायरी डेट उसकी पड़ी हो। तो आपके पास जी ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। ये आपने श्योर कर लेना है कि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है, ठीक है जी। ये आपने साथ लेके जाना है। अच्छा जी, इसके ऊपर सेकंड जो पेज है उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप पहले चाइना गए हुए हैं या आप तो आपका जो है वो स्टैंप्स वगैरह इसके ऊपर होनी चाहिए, जो भी एंट्री या एग्जिट स्टैंप्स वगैरह होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद नीचे हम आते हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पर अगर ड्यू नेशनैलिटी वगैरह का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है तो ये तो हमारा काम नहीं है। आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरा जो है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी पड़ा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपने भी साथ लेके जाना है। ये देखें, ये आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है जी।
और ये जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है इसकी जो वैलिडेशन होती है वो 6 माह तक की होती है। तो अगर आपका जो है ये लेटर आपने तब बनवाया था जब आपने अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने तब बनाया था जब मैंने अप्लाई किया था, तो वो छोड़ें कि एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, इस बात को आप छोड़ दें। लेकिन क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है और मेरे कुछ दोस्त चाइना के अंदर पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास जो है वो हमेशा जो है कोशिश करता हूँ कि अथेंटिक आपके पास न्यूज़ जो है वो लेके जाऊँ। डॉक्यूमेंट्स वैसे मैंने भी सब कुछ करवाया था डॉक्यूमेंट्स का, तो बाकी तो अब नसीब की बात होती है। तो आपने क्या करना है जी कि आपने जो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है इसे रीन्यू करवा लेना है, नया जाके बनवाना है। इसे बनवाना आपने कैसे है, जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें तो पता होगा कैसे बनवाना है। आपने जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना है, वहाँ पे खिदमत सेंटर में जाना है, और अगर आपका पहले से बना हुआ है तो अब आपने एफिडेविट नहीं देना, जस्ट आपने 350 रुपया देना है उन्हें। आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपने जो है वो आपने एक जो है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वहाँ पर देनी है, और आपका जो है वो काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने एक काम कर लेना है। ठीक है, तो इसे बाद में आपने फॉरेन मिनिस्ट्री से भी करवाना है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री से किस तरह से करवाते हैं, ये मैं आपको सारी डिटेल अभी बताता हूँ। ठीक है, ये आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी या किसी से पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जी आपके पास एनओसी होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, ये लाजमी है, पहले नहीं होता था लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कोविड के बाद हम जा रहे हैं तो एनओसी आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो अपनी यूनिवर्सिटी को कहें कि वो आपको एनओसी दे। ठीक है, और एनओसी अगर आपको वो हार्ड फॉर्म में नहीं भेजते तो आपने क्या करना है कि स्कैंड कॉपी जो है उसकी, जिस तरह आपको आती है वहाँ से मेल स्कैन करके वो आपको सेंड करते हैं, तो आपने वैसे ही उसका प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है जी, तो वो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन कलर्ड प्रिंट आपने निकलवाना है उसका। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास ओरिजिनल, और आपने एक बात ये देख लेनी है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सब की आपके पास 2-3 कॉपीज़ होनी चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है इसके जो पेजेस की आपने कॉपीज़ करवानी है, वो क्या करते हैं कि फ़ोटोकॉपी वाले क्या करते हैं कि A4 साइज़ पे उसकी फ़ोटोकॉपी करके उसके बाद नीचे से पेज को काट देते हैं। आपने पेज को कटवाना नहीं है, ये बात श्योर कर लें, क्योंकि कुछ दोस्त जो है वो जेरी ऑफिस में गए थे तो उन्होंने कहा जी इसकी दोबारा से जो है वो फोटोकॉपी करवा के लाएं। उसे कहना A4 के ऊपर जो है आप इसकी कॉपी कर दें, तो वो पासपोर्ट के जो जो पेजेस की कॉपी चाहिए होती है वो आपने कॉपी करवा लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो है, अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा एफएससी का सनद है और ये मेरी जो है ये मैट्रिक की सनद है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि इसका सबसे पहले आपको आता है रिजल्ट कार्ड। जब आपका रिजल्ट आता है ना मैट्रिक या एफएससी का, तो 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट कार्ड आता है। उसके बाद सनद आती है तकरीबन 1.5-2 साल बाद। तो ये वो वाली सनद है जो 1.5-2 साल बाद आती है। आपने इसके रिजल्ट कार्ड को जो है वो नहीं करवाना कहीं से भी टेस्ट। मैं आपको इसकी सनद के बारे में बता देता हूँ कैसे करवाना है। आपने जो है इसकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है अपने जो है इधर बोर्ड के अंदर जब आपने फ़ोटोकॉपीज़ को लेके जाना है तो वहाँ पर जाके उन्होंने आपसे एक फॉर्म को करने के 2400 रुपया फ़ीस लेनी है। तो क्योंकि आपके पास 2 डिग्रीज हैं तो आपने दोनों की 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी है। 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। ठीक है, 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी 4 पिक्चर्स साथ लेके जानी है, अपना आईडी कार्ड साथ लेके जाना है, आईडी कार्ड की कॉपी साथ ले जाइएगा। ठीक है, ओरिजिनल भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वहाँ पर अगर ज़रूरत कहीं पेश आ जाती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने साथ लेके जानी है। तो उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि आपका ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो वहाँ पर फोटोकॉपी शॉप होती है वो वहीं पर ऑनलाइन आपका अप्लाई करते हैं। वो कुछ आपसे 100 रुपया लेंगे और आपको जो है गम वगैरह साथ लेके जाइएगा, क्योंकि आपने जो पिक्चर वगैरह लगानी होती है वो गम के साथ लगानी होती है। तो आपने उसकी 4800 रुपया फ़ीस जमा करवा के आपने जो है वो सबमिट करवा देने हैं। फ़ोटो कापीज़ जो हैं वहाँ पे सबमिट करवानी है। आधे घंटे के अंदर अंदर वो आपको एक इन्वेलप के अंदर बंद करके दे देंगे। जब वो इन्वेलप के अंदर बंद करके देंगे तो वो इन्वेलप आपने खोलना नहीं है। उसकी 3 माह की जो है वो वैलिडेशन है। 3 माह के अंदर अंदर आप IBCC लाहौर में जा सकते हैं। मतलब अगर आप किसी और सूबे से हैं, मतलब अगर आप KPK से हैं या किसी और से, तो आपने फिर अपने जो है वो कैपिटल सिटी में जाना है, IBCC में जाना है। ठीक है जी, तो पहले आपने अपने बोर्ड में जाना है। बोर्ड में आपको सील्ड इन्वेलप दे देंगे। ठीक है, 2400 रुपया उन्होंने लेना है। उसके बाद आपने IBCC में जाना है। IBCC में आपने 1200 रुपया फ़ीस जमा करवानी है, 2400 रुपया फ़ीस जमा करवानी है। ओरिजिनल आपने डॉक्यूमेंट्स और अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी और एक एक इनकी फ़ोटोकॉपी भी, ये भी वहाँ पे जमा करवा देनी है। और वो आप अगर सुबह 9-10 बजे जमा करवाएंगे तो आपको 2:30-3 बजे जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये जो आपको यहाँ पर स्टैंप नज़र आ रही है,
ये टेस्टेड लिखा हुआ है। और ये वाली जो स्टैंप अगर आप देख सकते हैं तो ये वाली स्टैंप जो है ये IBCC की स्टैंप है, ठीक है जी। और इसके ऊपर भी ये देखें, ये वाली जो स्टैंप है ये IBCC की स्टैंप है, ठीक है। तो ये आपने वहाँ से करवा लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसे करवाने के बाद मैं आपको बाद में बताता हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री से हमने किस तरह से करवाना है, वो मैं आपको बाद में सारा केस बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी जो है वो डिग्रीज़ हैं, अब डिग्रीज़ को आपने ज़रा देख लेना है। तो डिग्रीज़ में आपने क्या करना है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ है ना, मतलब आपने BS किया हुआ है, साथ में आपने MPhil किया हुआ है, तो उसकी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ दोनों होनी चाहिए। अब देखें ये मेरी डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो ये भी मेरी डिग्री है। तो ये 2 डिग्रीज और उसके बाद मेरे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट भी आपने करवाने हैं, ये आपने HEC से करवाने हैं। तो ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि हम HEC से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से करवा सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपने क्या करना है कि उसे ओपन करके देख लेना है। ये भी आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, या तो आप डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं उन्हें बाई कोरियर, या आप खुद जाके वहाँ पर करवाएंगे। अगर खुद जाके करवाएंगे तो आपको 5000 जो है वो पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आप इसमें देखें यहाँ पर HEC की ये वाली स्टैंप है, ठीक है जी, ये HEC ने इस पर लगाई है। अब ये वाली मेरी BS की ट्रांसक्रिप्ट है, तो इसके 2 पेजेस हैं, तो दोनों का 1000 रुपया लगे, हर पेज का 1000 रुपया होता है। ये सब कुछ मैंने आपको जो है वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, ये स्टैंप लगी हुई है, यहाँ पर ये स्टैंप लगी हुई है, ठीक है। और ये मेरी डिग्रीज़ हैं, तो यहाँ पर देखें ये वाली स्टैंप लगी हुई है और ये वाली ये HEC की स्टैंप लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपने करवा लेने अगर आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं करवाई हुई। अच्छा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद हम आ जाते हैं जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं जी, अगर आप इफ़ एप्लीकेंट हैड लेफ्ट द इंस्टीट्यूट और डिड नॉट फिनिश हर एजुकेशन, ठीक है, ये नहीं है, मतलब कि अगर आपने वहाँ पर पहले से स्टडी कर रहे थे और आपने वो छोड़। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक स्टेटमेंट आपने देख लेनी। अगर तो आपका अपना अकाउंट है कोई तो ठीक है, अगर तो आपकी स्कॉलरशिप है फिर तो वो कहते हैं कि 90,000 तक की आपकी जो है ना वो होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई मसला नहीं है। अगर आपके थोड़े पैसे भी आ जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका जो है वो एडमिशन स्कॉलरशिप पे नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स का आई थिंक 5 लाख की वो आपको कहते हैं कि आपकी जो है वो होनी चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो वो आपने बैंक से बनवानी है। और एक बात आपने श्योर कर लेनी है कि बैंक से वो निकलवाने के बाद वहाँ पर बैंक मैनेजर के साइन होने चाहिए लाजमी, हर सूरत, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है, बहन भाई का अकाउंट है या आपके फादर का अकाउंट है, ठीक है जी, तो आपने फिर नादरा से जाके FRC कहते हैं आई थिंक उस डॉक्यूमेंट को, वो आपने निकलवा लेना है। वो 1000 रुपीज़ फीस लेते हैं और नादरा वाले कहते हैं आधे घंटे के अंदर निकाल देते हैं। तो वो आपने लाजमी लेके जाना है, ठीक है। वो फैमिली कोई सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपने बाद में मोफा से भी जाके वो करवाना होता है। मोफा मीन्स फॉरेन ऑफिस, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद उसके बाद नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं जी कि रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, हाँ जी, ये देखें उसने बात की, उसने कहा जी इफ़ एप्लीकेंट प्रोवाइड द फैमिली बैंक स्टेटमेंट, अगर जो एप्लीकेंट है वो फैमिली बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, देन द एप्लीकेंट हैज़ टू अप्रूव द रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मतलब कोई फीमेल है और आपका अपना अकाउंट नहीं है, आपके हस्बैंड का अकाउंट है, तो आप जो है वो अपना निकाहनामा जो होता है, अपना मैरिज सर्टिफिकेट वो लेके चले जाएंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर कोई दोस्त है या कोई मतलब सिस्टर है तो उसका अपना नहीं है, मतलब अगर आपके भाई का या आपके मतलब किसी और रिलेटिव का जो है वो अकाउंट है तो आप उसकी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो फिर आपको FRC जो है वो नादरा से बनवानी पड़ेगी, ठीक है जी। मतलब अगर मैं हूं और मैंने अगर अपने भाई का अकाउंट देना है तो मुझे नादरा से जाके जो है वो पहले FRC बनवानी पड़ेगी, ठीक है, भाई की स्टेटमेंट, फिर मैं वहाँ पर जाके दूंगा तो जेरी ऑफिस कबूल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरी मिसिस का अकाउंट नहीं है और उन्होंने अप्लाई करना है तो वो मेरी बैंक स्टेटमेंट पे कर सकती हैं, साथ उन्हें जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जी आपके पास बूस्टर डोज भी आपको लगी होनी चाहिए। अगर आपको अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो जाके लगवाएं। अभी उन्होंने बूस्टर डोज आपको लगानी है तो उसी वक्त विदन मिनट्स, मतलब एक आधे मिनट के अंदर ही वो जो है अपडेट हो जाता है। तो आप जो है वो कोविड सर्टिफिकेट जो है वो निकलवा सकते हैं और वो आपने साथ लाजमी लेके जाना है, ठीक है, उसके बगैर भी बात नहीं बनेगी आपकी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि स्टेटमेंट ऑफ अंडरटेकिंग इन साइन ड्यूरिंग द सबमिशन टाइम बाय एप्लीकेंट, तो आपसे जो वहाँ पर साइन वगैरह करवाए जाएंगे, मतलब जैसे एफिडेविट वगैरह होता है वो खुद ही वो करवाएंगे, ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। तो उसके बाद आपका, अच्छा आपके पास, हाँ जी, आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाली जो है ना अपनी पिक्चर्स होनी चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास बैग के अंदर रख लें, किसी वक्त भी आपको ज़रूरत पेश आ सकती है।
ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर और तो हाँ जी, कोविड वैक्सीन वगैरह उसने बताई हुई हैं कि फाइज़र लग सकती है, सैनोवैक लगानी है तो 2 डोजेज़ लगेंगी, सैनोफार्म लगानी है तो उसकी भी 2 डोजेज़ लगेंगी। तो ये सारी बातें उसने बताई हुई हैं हमें। और उसने कहा जी हाँ जी, उसके अलावा आपको मैं एक बात बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन नोटिस वगैरह मिलना है, उसको अगर तो आपको हार्ड फॉर्म में आ जाता है ठीक है, नहीं तो आप उसकी स्कैन्ड कॉपीज़ जो है वो लेके जा सकते हैं। मतलब आप उसका प्रिंट निकलवा लें, जो है वो कलर्ड प्रिंट निकलवा लें। और उसके अलावा जो JW2 फॉर्म होता है, JW1 फॉर्म होता है, वो भी आपने जो है वो साथ लेके जाना है, NOC भी आपने साथ लेके जाना है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी कि फुल स्कॉलरशिप देन मस्ट प्रोवाइड द फुल स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट विद बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये तो हमारी नहीं है, जो जो चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी देगी वो आपने ले जानी है। ठीक है जी, तो ये सारी डिटेल थी जी डॉक्यूमेंट्स की कि हमने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और देख लें, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से वेरीफाई करवाना है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया, IBCC से आपने करवा, पहले बोर्ड से करवाने हैं फर्स्ट ईयर, वो जो आपने करवाने हैं मैट्रिक की और FSC की सनद, और उसके बाद आपने IBCC से करवानी है। HEC के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। बोर्ड वगैरह का और IBCC का कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है। जो HEC का है वो आपने क्या करना है जी, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है वो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स करवाए थे मैंने एहतियातन करवा के रख लिए थे कि शायद कभी ज़रूरत पेश आ जाए। तो इसका करना क्या होता है, आपने आपने क्या करना है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, आपने अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। ठीक है जी, HEC की। और आपने तकरीबन जो टाइम है ना वो रख लेना है, तकरीबन आप रख लें जी 10:30 बजे का टाइम रख लें कि अपॉइंटमेंट जो टाइम है, अगर लेट्स सपोज आपको जो है ना वो मिल जाता है जी, थर्सडे का मिल जाता है, कोई भी डेट हो सकती है, थर्सडे का आपको मिल जाता है, और आपने जो वहाँ पर टाइम सेलेक्ट करना है वो कोशिश करनी है कि 10:30 बजे का सिलेक्ट करें, इससे पहले का सिलेक्ट ना करें। अगर आपको जुमेरात वाले दिन 10:30 बजे का नहीं मिल रहा तो आप जुमे वाले दिन 10:30 का करने, मतलब आपने 10:30 का टाइम सेलेक्ट करना है HEC का। ठीक है, आपने सुबह सुबह जो है वो निकल जाना है कि लाहौर आप सुबह ना 8 बजे पहुंच जाएं। वहाँ से आपने क्या करना है जी, आपने सीधा जाना है सबसे पहले IBCC में। वो जो बोर्ड से आपने इन्वेलप बनाया होगा वो आपने काम पहले कर लेना है। ठीक है, वो आप बोर्ड में जाएंगे तो वो आपको उसी दिन घंटे 2 घंटे के अंदर का काम है। वो आपने इन्वेलप ले जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आपको बताए हैं सबकी आपने जो है फोटोकॉपीज़ ले जानी है। आपने 9 बजे ठीक जो है ना वो IBCC का ऑफिस ओपन होता है। ठीक है, बैंक भी उनके पास ही होती है, नेशनल बैंक, तो वहाँ पर जाके आपने फ़ीस जमा करवानी है। 2400 रुपया फ़ीस जमा करवाने के बाद 2430 रुपया लेते हैं वो, 30 रुपये अपने भी कुछ चार्जेस होते हैं उनके। ठीक है, वो आपने जमा करवा देनी है। और उसके बाद आपने वो फ़ीस वाली जो है वो रसीदें, और उसके बाद अपने जो ओरिजिनल दोनों जो है वो सनदें, और उसके बाद उनकी एक एक कॉपी, अपने शनाख्ती कार्ड, ठीक है जी, की कॉपी, ये सारी चीज़ें आपने जो जो वो मांगेंगे वो आपने वहाँ पे सबमिट करवा के, और आपको वो जो आपकी फ़ीस वाली है उसके पीछे टाइम लिख देंगे, साइन कर देंगे कि आप 2:30 बजे आके ले लीजिएगा। ठीक है, आपने वहाँ से क्या करना है जी कि सीधा चले जाना है HEC में। कोशिश कर लीजिएगा कि आपको कहीं से कोई बाइक वगैरह वहाँ से किसी दोस्त का लाहौर से मिल जाए, तो आप अपने अपने सूबे के अंदर, प्रोविंस के अंदर ये काम कर सकते हैं अगर आपने दूर से जाना है। ठीक है, अब आपने 10:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है, 10:30 से पहले पहुँच जाइएगा HEC में। वहाँ पर आपने अपना टोकन वगैरह लेना है, तो आपकी बारी आते आते कोई आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपने बैठे रहना है, तो वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। वो आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये जो मैंने आपको स्टैंप्स दिखाई हैं, ये स्टैंप्स करके जो है ना वो दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपने वापस चले जाना है, वहाँ से करवा लेना है, खाएं पिएं कुछ, उसके बाद वापस जाएं IBCC में, 2:30 बजे अपने डॉक्यूमेंट्स लें, और उसके बाद सारा दिन करें रेस्ट। क्योंकि जो फ़ॉरेन ऑफिस है ना, फ़ॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद में भी है, उसके कैंप ऑफिस जो हैं वो चारों सूबों के अंदर, जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनके अंदर, मतलब लाहौर के अंदर भी है। ठीक है, तो अब वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता कि आप फ़ॉरेन ऑफिस के भी करवाएं, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस में जो एंट्री होती है ना वो होती है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद वो एंटर नहीं होने देते। आपने अगले दिन सुबह सुबह उठना है, सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने कोविड सर्टिफिकेट भी ले जाएं, तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाएं, अपने सारे जो है ओरिजिनल डिग्रीज वगैरह आपने ले जानी है। वो चाहे मैट्रिक की हैं, चाहे वो इंटर की हैं, चाहे वो मतलब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, ये वो सब कुछ आपने ले जाना है। ठीक है, ये सब कुछ ले जाने के बाद आपने वहाँ पर कोशिश करनी है सुबह 7 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। वहाँ पर इतना रश होता है ना कि आप लोगों का दिल ही नहीं करता कि हम यहाँ से कुछ काम करवाएं, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप लोगों ने सुबह 7 बजे तकरीबन वहाँ पर लाइन में लग जाना, और तब भी वहाँ पर कोई 50 बंदे लाजमी पहले खड़े होंगे। मैंने जब इस दफ़ा देखा था तो तकरीबन 700-800 बंदा एक दिन के अंदर था वहाँ पे, जिन्होंने मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स करवाए। क्योंकि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वाले नहीं होते, वो कोई केस कचहरी के जो चक्कर होते हैं उन, वो भी लोग वहाँ पर आते हैं फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर, जिन्होंने वैसे बाहर जाना होता है, ये वो बड़े लोग आते हैं वहाँ पर।
तो आपने क्या करना है जी, वहाँ पर पहुँच जाना है। वहाँ पर जाके ये टिकट्स, ये देखें ये टिकट्स जो हैं वो, ये देखें ये टिकट्स लगी हुई हैं पीछे, ठीक है। ये टिकट्स आपको मिलेंगी, वो ही आपको बताएंगे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने हैं, दिखाने हैं, वो कहेंगे ये इतने इतने वाली टिकट्स इसके ऊपर लगा लें। तो ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर डिग्री के ऊपर जो टिकट है ये 25 रुपये वाली लगी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये बोर्ड ऑफिस वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर 5-5 रुपये वाली जो है वो 2 टिकट्स उन्होंने लगाई हुई हैं, मतलब 10 रुपये की टिकट्स लगी हुई हैं। तो वही आपको खुद ही बताएंगे, आपने उन्हें टिकट्स लगा लेनी है और आपने जो है ना वो कोशिश करना है जितनी जल्दी आप पहुँच सकें। ये आपको मेरा बरादराना मशवरा है। तो आपने वहाँ पर जब पहुँच जाना है तो आपने वहाँ पर ये टिकट्स लगा लेनी है और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा देने हैं, ठीक है। करवाना क्या कुछ है, आपने अपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अपने तमाम एजुकेशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये आपने करवाने हैं। और बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती वहाँ पर, थोड़ी सी फीस है, बस ये टिकट्स के ही पैसे हैं, ठीक है। लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है, ये इशू होता है, ठीक है। कोविड सर्टिफिकेट ले जाएँ, उसे भी करवा लें तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, तो अगर आप मैरिड हैं और आप जो हैं वो कोई फीमेल है, तो आपने जो है ना अपना जो है मैरिज सर्टिफिकेट उसे भी करवा लेना है, तो वो भी आपके लिए जो है ना वो बेहतर होगा, ठीक है। वो आपने करवा लेना है। तो ये सब कुछ आपने उन्हें जमा करवा देना है, वो आपको टाइम दे देंगे जी, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपने आ जाना है। तो वो आपको ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये देखें, ये स्टैंप भी लगी हुई है फॉरेन मिनिस्ट्री की, और ये आपको जो है ना वो QR एक कोड यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं जी कि ये जो QR कोड है ना, इसकी जो 6 माह की मुद्दत होती है उसके बाद ये वैलिड नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, मैंने साल पहले करवाए थे, अब भी मैं इसे स्कैन करके देखता हूं तो ये स्कैन हो जाते हैं, अभी भी मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन शो हो जाते हैं। तो अगर स्कैन करने से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी दोस्त ने 2-3 साल पहले के करवाए हैं और उसके इस तरह स्कैन करने से शो नहीं हो रहे, आप चेक कर लें। अगर वो शो नहीं हो रहे तो वो फिर क्या करे कि वो वहाँ पर जाएगा, टिकट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ऑफिस में चला जाए, उसे बताए कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, इनका ये जो है ना नहीं हो रहे स्कैन, ठीक है। तो वो आपको जो है ना वो स्कैन करके उसी टाइम दे देंगे, वो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये आपने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो तो वो आपने ज़रा खुद भी देख लेना है, आपने कोई सर्च वगैरह इधर उधर से करके रखना है, ज़रा अपडेट रहें आजकल, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है जब आप घर से जो है वो उठ के जाते हैं, जेआरई ऑफिस जाते हैं और जेआरई ऑफिस वाले आपको वापस भेज देते हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो ये सारी के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपके ID कार्ड भी आप पास रख लें, अपनी फोटो, अपनी जो पिक्चर्स हैं वो भी पास रखें। उसके अलावा NOC, एडमिशन नोटिस, उसके अलावा JW2 फॉर्म, जो भी वो फॉर्म यूनिवर्सिटी से आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो उधर जाके। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।